सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की तृतीय इकाई से अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए तथा शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है तथा शिक्षा दर्शन क्या है। तो प्लेटो जो तो पाश्चात्य विचारक जितने भी हुए उनमें से सबसे क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम का निर्माण प्लेटो महोदय ने किया था। तो उन्होंने सर्वप्रथम बच्चों को केंद्र में रखा, बच्चों की गतिविधियों को केंद्र में रखा। इसके अलावा 3 आधार रखे थे, समानता, आवश्यकता तो तीसरा है योग्यता तथा अभिक्षमताएं। इनको आधार में रखकर उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। सर्वप्रथम आता है समानता। उन्होंने कहा है कि स्त्री पुरुष या बालक बालिका की जो शिक्षा है वह समान होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा में समानता का नियम होना चाहिए। इन दोनों का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए। इसके अलावा योग्यताएं तथा अभिक्षमताओं के अनुसार उन्होंने बोला था कि सभी बालों की योग्यता, शक्ति तथा अभिक्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे आता है आवश्यकता। आवश्यकता के अनुसार उन्होंने बोला था कि व्यक्ति की तथा राज्य की जो आवश्यकता है, वर्तमान आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम पाठ्यक्रम में उन्होंने शैशव काल का जो पाठ्यक्रम लिया था वह जन्म से 3 वर्ष का पाठ्यक्रम, जन्म से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम दिया था। तो उन्होंने कहा था कि इस वर्ष में, इस अवस्था में बालक का विकास तीव्र गति से होता है, तो बालकों को संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए। उनको उचित पौष्टिक भोजन देने के अलावा उनका लालन पालन भी अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। उनको उनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बच्चों का जहाँ तक हो सामाजिकरण अच्छा हो तथा शैक्षिक वातावरण में ही उनका सामाजिकरण होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बच्चों को सुख दुख की परिस्थितियों से बच्चों को अलग रखना चाहिए। ये उन्होंने शैशव काल में दिया था, जिसकी अवधि है 0 से 3 वर्ष। आगे आता है उन्होंने नर्सरी का जो पाठ्यक्रम दिया था 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बालकों के लिए दिया था। वो कहते हैं कि जो नर्सरी कक्षा में जो बच्चा पढ़ने जाता है वह विद्यारंभ का सबसे उपयुक्त समय है, यानी कि जो बच्चों का उपयुक्त काल माना जाता है शिक्षा ग्रहण करने का, वह है नर्सरी, यानी 3 से 6 वर्ष की अवधि का काल सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें बच्चों को खेलकूद करवाना चाहिए, उनको मनोरंजन पूर्ण वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा उनको गुड्डे गुड़ियों या परियों की कहानी सुनाकर वातावरण को अनुकूलित बनाकर उसमें मनोरंजन पूर्ण उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे आता है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा उनके लिए उन्होंने कार्यकाल माना है 6 से 13 वर्ष। उन्होंने कहा है कि इस काल में शिक्षा का यही कार्य है कि जो बालक बालिकाएं होती है उनके जो अनियंत्रित संवेग होते हैं, संवेदनाएं होती है, उनको नियंत्रण करना सिखाए। यानी शिक्षा का कार्य क्या हुआ कि अनियंत्रित संवेदनाओं को नियंत्रण करना सिखाए। इसके अलावा दोनों में समन्वय करना सिखाए। तो ये शिक्षा का कार्य है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने नृत्य को महत्व दिया, संगीत को महत्व दिया, गणित को महत्व दिया, खेलकूद को महत्व दिया, व्यायाम को महत्व दिया। इसके अलावा उन्होंने काव्य धर्म की शिक्षा को महत्व दिया था इस काल में, प्राथमिक शिक्षा के काल में। आगे आता है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा का कार्यकाल उन्होंने 13 से 16 वर्ष माना है। इसमें बच्चों को ज्योतिष का ज्ञान दिया जाए, उनको वाद्य यंत्र का ज्ञान दिया जाए, उनको खेल कूद का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको गणित का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको रेखा गणित का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा बच्चों को राजनीति कार्य में प्रवेश करने का ज्ञान भी, राजनीति से संबंधित कार्य करने का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। आगे आता है उनके अनुसार सैनिक शिक्षा क्या है। उन्होंने सैनिक शिक्षा का कार्यकाल माना है 16 से 20 वर्ष। इसको जिम्नास्टिक काल भी बोलते हैं, व्यायाम काल भी बोलते हैं। तो इस समय शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह ऐसे नागरिक तैयार करना, ऐसे हष्ट-पुष्ट नागरिक तैयार करना कि वह देश के काम आ सके, यानी कि हष्ट-पुष्ट और
उत्तम स्वास्थ्य वाले नागरिकों का निर्माण करना, ये उन्होंने सैनिक शिक्षा में दिया था। तो इस काल में बच्चों को खेल कूद का ज्ञान दिया जाए, व्यायाम का ज्ञान दिया जाए, इसके अलावा घुड़सवारी, सैन्य संचालन, अस्त्र संचालन और व्यूह रचना करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि ये बच्चे अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपना जीवन न्योछावर कर सके। इसके अलावा आता है उच्च शिक्षा व आगे की शिक्षा। उच्च शिक्षा का कार्यकाल उन्होंने 20 से 30 वर्ष माना है और आगे की शिक्षा का कार्यकाल उन्होंने 30 से 35 वर्ष माना है। उच्च शिक्षा में वही उन नवयुवकों की परीक्षा ली जाए, अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वो उच्च शिक्षा के लिए वह योग्य कहलाते हैं। तो उच्च शिक्षा जो परीक्षा में उत्तीर्ण बालक ही इस उच्च शिक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है राजनीति आती है, समाजशास्त्र आता है, तर्कशास्त्र आता है, न्याय से संबंधित कार्य आते हैं और ज्योतिष के अलावा नक्षत्र विज्ञान का उन्हें ज्ञान देना चाहिए। लेकिन उच्च शिक्षा के बच्चों की वापस से एक परीक्षा ली जानी चाहिए और इस उच्च शिक्षा के जो बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं वह आगे की शिक्षा के लिए वह योग्य कहलाते हैं। यानी कि आगे की शिक्षा का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष है। 5 वर्ष में उनको दर्शन शास्त्र का ज्ञान करवाया जाना चाहिए, उनको मनोविज्ञान का ज्ञान कराना चाहिए, उनको समाजशास्त्र का ज्ञान कराना चाहिए, राजनीति शास्त्र का ज्ञान कराना चाहिए तथा न्याय से संबंधित कार्य या शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जो आगे की शिक्षा है वह उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है और जो उच्च शिक्षा से जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वही आगे की शिक्षा के लिए एलिजिबल है। यानी कि फिर जो 35 से 50 वर्ष है तो वह ऐसे नागरिक तैयार करना जो देश यानी कि राज्य की रक्षा सेवा का कार्य कर सके, यानी कि पूर्ण वह राज्य के लायक बन सके तथा राज्य की रक्षा के संबंधित कार्य कर सके। फिर उन्होंने 50 वर्ष के बाद बोला है कि उनको चिंतन मनन करना है और सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना है। यानी कि 50 वर्ष तक वह अपने राज्य के लिए शिक्षा ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ राज्य के लिए कार्य करे। 50 वर्ष बाद वह प्रकृति के गूढ़ रहस्य समझ सके। लेकिन उच्च आगे की शिक्षा में उन्होंने जो पाठ्यक्रम दिया था वह राजनीति था, समाजशास्त्र था, न्यायशास्त्र था, आगे की शिक्षा में उन्होंने दिया था। और 50 वर्ष के बाद वह सांसारिक मोह माया से आश्वस्त होकर वह चिंतन मनन करे, स्वाध्याय करें। यह उन्होंने 50 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया था। आगे आता है शिक्षण विधि। तो सर्वप्रथम उनकी शिक्षण विधि थी तर्क तथा वाद विवाद। तर्क तथा वाद विवाद जो विधि है वह सुकरात के द्वारा दी गई थी। इसका साधारण अर्थ होता है कि जो विचारवान जो व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वह आपस में तर्क वितर्क तथा वाद विवाद करके किसी नतीजे पर अपना मत व्यक्त करते हैं। तो तर्क तथा वाद विवाद जो विधि है वह सुकरात के द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसको प्लेटो महोदय ने आगे बढ़ाया। आगे आता है सुकराती विधि। सुकराती विधि की खोज स्वयं प्लेटो ने की थी और अपने गुरु के नाम पे इसका नाम सुकराती विधि रखा गया था। यानी कि हर शिक्षण का कार्य होता है उदाहरण देना, परिभाषा देना तथा परिणामों के अंत तक पहुँचना। तो ये जो सुकराती विधि है यह प्रश्नोत्तर विधि की दूसरी विधि है, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि की तरह ही है, यानी इसका दूसरा नाम सुकराती विधि भी हम कह सकते हैं। आगे आता है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में वह चाहते थे कि बच्चा जो होता है ना, यानी कि जो किशोर है, तो वह शस्त्र का संचालन करना सीखे, शस्त्र को चलाना सीखे, उनको रखना सीखे, उनको उठाना सीखे। इसके अलावा संगीत का जो प्रशिक्षण दिया जाए तो उसमें वाद्य यंत्रों के साथ स्वर तथा लय और ताल मिलाना या साधना सीखे। यानी कि इस प्रयोग विधि में उन्होंने कहा है कि जो संगीत की जो शिक्षा दी जा रही है उसमें वाद्य यंत्रों के साथ में लय, ताल और सुर को वह बच्चा साधना सीखे।
आगे आता है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि भी तर्क वितर्क विधि की तरह ही है और यह उच्च अध्ययन यानी उच्च शिक्षा में या आगे की शिक्षा में यह विधि वार्तालाप विधि काम में ली जानी चाहिए। आगे आता है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि भी उन्होंने कहा है कि ये 50 वर्ष के बाद के व्यक्तियों के लिए स्वाध्याय विधि उपयुक्त है कि वह चिंतन मनन करे, वह राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और पारिवारिक कार्य से निवृत्त होकर वह स्वाध्याय कर सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि 50 वर्ष के बाद वह पारिवारिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों से मुक्त होकर स्वाध्याय करे, चिंतन मनन करे तथा सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करे। आगे आता है खेल विधि। खेल विधि को उन्होंने स्वाभाविक विधि कहा है। तो जो बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास के बच्चे, तो उनके लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त है। उसमें खेल के माध्यम से बच्चे के गुण और दोष का पता चलता है, यानी कि बच्चे की क्षमताओं का पता चल जाता है कि ये गलत तरीके से खेल रहा है या सही तरीके से खेल रहा है। गलत तरीके से खेल रहा है बच्चा तो उसके दोषों का निपटारा होना चाहिए तथा उसे उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर वह उचित तरीके से खेल रहा है, सत्य के साथ खेल रहा है, तो उसकी ये जो क्षमता है उसको आगे तक उसको ले जाना चाहिए। तो जो बच्चे की जो स्वाभाविक भूख है उसको शांत करना खेल विधि का परम कर्तव्य है या परम दायित्व है कि बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके। आगे आता है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि उन्होंने दासों के लिए उपयुक्त बताई है। जो अनुकरण विधि है वो दास लोग इसका प्रयोग करें, लेकिन आजकल हम अनुकरण विधि नर्सरी कक्षा यानी छोटी कक्षा में प्राथमिक कक्षा तक अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों को हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, हिंदी वर्णमाला सिखाते हैं, तो यह अनुकरण विधि पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने कहा है जो शिक्षक होता है, प्लेटो के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक विषय का ज्ञाता होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, निपुण होना चाहिए और अगर आवश्यकता अनुसार वह दंड का प्रयोग करता है अपने बच्चों के लिए, दंड तथा पुरस्कार का प्रयोग, तो यह अनुचित नहीं है। लेकिन जो शिक्षक होता है वह कठोर होना चाहिए, उसे अपने आप में नियंत्रण करना आना चाहिए और बच्चों को नियंत्रित करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अनुशासन के लिए उन्होंने बोला है कि अगर अनुशासन के लिए बच्चों को दंड तथा पुरस्कार दिया जाए तो मेरी सहमति में यह उचित है, यानी कि वह दंड तथा पुरस्कार का प्रयोग करना उचित मानते थे। और शिक्षा जो छात्र है उनको हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और वह शिक्षक से चाहते थे कि वह अपने छात्रों को नियंत्रण करवाना उनको आना चाहिए, यानी कि नियंत्रण के लिए दंड का प्रयोग भी कर सकते हैं और पुरस्कार का प्रयोग भी कर सकते हैं, यह उनका मानना था। ठीक है, उनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें थे द लॉज और रिपब्लिक, जो शिक्षा के संबंध में विस्तृत उनका ब्यौरा देती है हमें। लेकिन दोनों की पुस्तकों में उनके शिक्षा संबंधी जो मंतव्य है वह अलग अलग होते गए, क्योंकि द लॉज है वह वृद्धावस्था में लिखी गई थी और द रिपब्लिक उनकी युवावस्था में लिखी गई थी। इसलिए दोनों किताबों में विचारों में, शिक्षा के संबंधी विचारों में अंतर है। तो आज यहीं तक, कल वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।